आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे असूल तिजारत के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। वैसे यहाँ पर सारे बोर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तिजारत। तिजारत का मतलब होता है अशिया की खरीदो फरोख्त यानी अशिया का लेन देन। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। तिजारत अशिया की खरीदो फरोख्त का नाम है, चाहे ये खरीदो फरोख्त ज़र के बदले में यानी पैसों के बदले में हो या फिर बराह रास्त अशिया के बदले में हो। तो हम कह सकते हैं अशिया का लेन देन जो है खरीदो फरोख्त तिजारत कहलाती है, चाहे वो ज़र के बदले में की जाए या बराह रास्त अशिया के बदले में ही की जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखा जाए तो मुल्की तिजारत के हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन को लेंथी भी कर सकते हैं। तिजारत की दो इकसाम है, मुल्की तिजारत और गैर मुल्की तिजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्की तिजारत की तारीफ। ऐसी तिजारत जो एक ही मुल्क के बाशिंदों के दरमियान की जाए यानी खरीदार और फरोख्तकार एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखें, उसे कहते हैं मुल्की तिजारत। और मुल्की तिजारत की दो बुनियादी इकसाम है, थोक फरोश और परचून फरोश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुल्की तिजारत के 3 नुकसानात। तो अगर हम मुल्की तिजारत की जब मुल्क में हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है, इसका मतलब उसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी पैदा होती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में बेसिकली होता है क्या, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इजारादारी, किसी एक शख्स या दायरे को चीज़ को बनाने पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाता है। मुल्की तिजारत की वजह से कर्ज़ों का डूबना। मुल्की तिजारत में अमूमन जो अशिया की खरीदो फरोख्त होती है वो उधार पे भी कर दी जाती है, और इस सूरत हाल में कभी कभी जो डेटर यानी मकरूज़ होते हैं वो पैसे अदा नहीं कर पाते, इसका मतलब कर्ज़ डूब जाता है। उसके अलावा असले का फैलाव यहाँ पे पैदा होता है, नशावर अशिया का फैलाव पैदा होता है। तो कम अज़ कम हमें 5 नुकसानात आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पैदाकार। पैदाकार ऐसा शख्स या ग्रोह होता है जो कि अशिया को बनाने का, पैदा करने का काम करता है, उन्हें कहते हैं पैदाकार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सारिफ। सारिफ ऐसा शख्स होता है जो चीज़ को ज़ाती इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदता है, यानी जो वो चीज़ ख़रीद रहा होता है वो चीज़ ने उसे बराह रास्त तस्कीन फराहम करनी होती है, तो उसे कहते हैं सारिफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थोक फरोशी। बेसिकली थोक फरोश तो वो शख्स होता है लेकिन जो चीज़ को आजर से लेकर परचून फरोश तक पहुंचाता है, लेकिन यहाँ कहा गया थोक फरोशी, इसका मतलब है पहुंचाना, यानी अमल को कहा जाएगा जिसके ज़रिए से जो है थोक फरोश चीज़ आजर से लेकर परचून फरोश तक पहुंचाता है। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। अशिया को कारखानादार से ज़्यादा मिकदार में ख़रीद कर, क्योंकि थोक फरोश ज़्यादा मिकदार में ख़रीदता है, इसे छोटे दुकानदारों यानी परचून फरोश को फ़रोख्त करना ताकि वो इन अशिया को हुतमी सार्फिन तक पहुंचा सकें। तो बेसिकली जब वो छोटे दुकानदार यानी परचून फरोश को देता है तो परचून फरोश आगे से सार्फिन तक पहुंचा देते हैं, यानी ये जो पहुंचाने का अमल होता है उसे कहते हैं थोक फरोशी। थोक फरोश अमूमी तौर पर किसी एक या चंद मखसूस अशिया का कारोबार करते हैं, यानी थोक फरोश जो है बड़ी मिकदार में चीज़ खरीदते हैं, इसलिए वो एक चीज़ का या एक से ज़्यादा यानी सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती हैं जिनका कारोबार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थोक फरोश से क्या मुराद है। तो थोक फरोश अशिया की वसी पैमाने पर थोक फरोशी में अशिया की वसी पैमाने पर खरीदो फरोख्त की जाती है। अब हम बात करते हैं थोक फरोश कहते हैं किसे हैं। थोक फरोश अमूमन कारखानादार या पैदाकार से माल खरीद कर परचून फरोश को फ़रोख्त करता है। तो ये बेसिकली बड़ी मिकदार में खरीदता है और परचून फरोश को कम मिकदार में देता है। अब हम इसकी खसूसियात की बात करें, सेम वही लिखी हुई हैं। कम मिकदार में अशिया की फ़रोख्त मतलब कम कीमत पे ये परचून फरोश को फ़रोख्त करता है, लेकिन बड़ी मिकदार में पैदाकार से ख़रीदता है, कम शरह मुनाफा। देखा जाए तो कि बड़ी मिकदार में ख़रीदता है, इसलिए पर यूनिट जो इसको प्रॉफिट होता है, एक यूनिट पे जो प्रॉफिट होता है वो अमूमन इसको कम होता है, लेकिन मजमूई तौर पर इसका मुनाफा ज़्यादा होता है। माल की दर्जबंदी, यानी ये माल को उसकी खसूसियात के लिहाज से पहले ये बड़ी मिकदार में जब आजर से पैदाकार से ख़रीदता है और उसके बाद ये खसूसियात के लिहाज से उनको अलग अलग करता है, उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग करके उसकी पैकिंग करने का भी काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थोक फरोश और परचून फरोश में फ़र्क। तो देखा जाए परचून फरोश अशिया को वसी पैमाने पर खरीदो फरोख्त की जाती है, यानी थोक फरोशी में जो है बड़े पैमाने पे चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है। थोक फरोश अमूमन कारखानादार या पैदाकार से माल खरीद कर परचून फरोश को फ़रोख्त करता है। अब हम परचून फरोश की बात करें तो ये थोक फरोश से छोटे पैमाने पर चीज़ें यानी थोड़े पैमाने पर चीज़ें खरीदता है और आगे उसे सारिफ को देता है। परचून फरोश यहाँ लिखा हुआ बेसिकली परचून फरोशी। तो बच्चे यहाँ पर यानी जब किसी लफ्ज़ के साथ ये इस तरीक़ाकार से लिखा जाएगा, इसका मतलब अमल की बात की जा रही है जिसमें कोई चीज़ किसी एक से लेकर दूसरे तक पहुँचाई जाएगी। तो यहाँ यही चीज़ लिखी है परचून फरोशी
इन तमाम कार्रवाइयों का मजमुआ है। क्योंकि अमल की बात हो रही है, तरीक़ाकार की बात हो रही है, जो अशिया को बराह रास्त इनके हुतमी सार्फिन के हाथ बेचने के सिलसिले में की जाती है। तो जितना भी काम यानी वो अमल जो तरीक़ाकार किया जाता है उसे बेसिकली कहते हैं परचून फरोशी। और ये कार्रवाइयाँ सरअंजाम देने वाला जो शख्स होता है उसे कहते हैं परचून फरोश। और इसी तरीक़ाकार से यहाँ पर चीज़ जो आजर से लेकर परचून फरोश तक पहुँचाई जाती है उसे कहते हैं थोक फरोशी। और जो कारा होता है उसे कहते हैं थोक फरोश। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कसीरुल दुकान या चेन स्टोर। अमूमन उर्दू में जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो हमें बेसिकली दोनों वर्ड पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में अमूमन चेंज करके अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। चेन स्टोर से मुराद ऐसी अलग अलग दुकानें हैं जो मुख्तलिफ शहरों या इलाकों में एक ही तंजीम या नाम के तहत कायम की गई हों। मसलन बाटा शू कंपनी, देखा जाए तो बाटा शूज़ की अगर एक ही तरह की दुकान जो है मुख्तलिफ तरह के शहरों में इलाकों में बनाई गई हो तो ऐसी दुकानों को कहते हैं कसीरुल दुकान। कसीर का मतलब होता है ज़्यादा। चेन स्टोर यानी ये एक ऐसी दुकान होती हैं जो कि चेन की तरह काम करती हैं, यानी इनके मुख्तलिफ तरह के जो हैं इसी नाम से मुख्तलिफ शहरों में इनकी दुकानें मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है बाटा शूज़, नराला स्वीट, शेजान बेकर्स वगैरह। इन दुकानों की शक्ल सूरत, साइन बोर्ड मतलब साइन बोर्ड जो इस्तेमाल हुए होते हैं, अंदरूनी सजावट, माल की इकसाम, क्वालिटी और कीमतें एक ही जैसी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शोभादारी स्टोर। तो शोभादारी स्टोर बेसिकली एक बड़ा मंजिला हाल में एक बनाई गई जो हमारे पास स्टोर होता है। ये स्टोर अमूमन एक बड़ा हाल या मुख्तलिफ मंजिला वाली इमारत में कायम किए जाते हैं। ये बड़ी दुकानें कई छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल होती हैं, यानी जो एक ये बड़ी दुकान होती है इसमें कई छोटी छोटी दुकानें होती हैं। ये छोटी छोटी दुकानों को शोभा कहा जाता है, यानी जो उसका जो एक छोटी दुकान होगी उसको शोभा कहेंगे और मजमूई तौर पर उसे कहेंगे शोभादारी स्टोर, क्योंकि ये एक बड़ा मंजिला हाल में जो है कायम किया जाता है जो मखसूस अशिया ही की फ़रोख्त करता है, मसलन अल-फतह, गुलबर्ग, लाहौर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शोभादारी स्टोर के 4 फ़ायदे। ज़्यादा गाहक, यहाँ पर गाहक बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हॉल वगैरह मतलब देखा जाए तो वहाँ पर गाहक ज़्यादा होते हैं। मुनासिब कीमत पे अशिया जो है मिल जाती है, कम अखराजात। यहाँ पर बच्चे छोटी छोटी दुकानें होती हैं, इसका मतलब है जो उन्हें चला रहे होते हैं उनको खर्चा कम बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि बिजली का बिल या जो भी पानी का बिल वगैरह होता है वो इनके दरमियान में तकसीम हो जाता है। तो इसलिए जो अखराजात होते हैं वो कम आते हैं, क्योंकि अखराजात शोबे में तकसीम हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके अलावा हमारे पास यहाँ लिखा है मियारी अशिया। मियारी अशिया मतलब अच्छी अशिया जो है वो कम मुनासिब कीमत पे मिल जाती हैं। कम कीमत पे तो नहीं मिलती लेकिन अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं मुनासिब कीमत पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है परचून फरोश। तो बेसिकली हमने पीछे पढ़ा था परचून फरोशी यानी चीज़ों को पहुंचाना थोक फरोश से लेकर सारिफ तक। तो यहाँ पर बेसिकली जो कर रहा होता है उसे कहते हैं परचून फरोश। पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पर सेम वही पिछली ही डेफिनेशन है और ये तमाम कार्रवाइयाँ जो सरअंजाम दे रहा होता है, यानी चीज़ को जो है हुतमी सार्फिन तक पहुँचाने में जितनी भी कार्रवाइयाँ जितने भी काम किए जाते हैं उसे परचून फरोशी कहते हैं, और जो कर रहा होता है उसे कहते हैं परचून फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़रोख्तकार। तो अशिया खिदमात फ़रोख्त करने वाले शख्स को फ़रोख्तकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा फरोश। खुदा फरोश की दो नुमायाँ खसूसियात। बच्चे खुदा फरोश जो है परचून फरोश को ही कहते हैं। इसकी मुस्तकिल दुकान नहीं होती, उसके अलावा इसके पास सरमाया भी मुख्तसर यानी कम होता है। ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। उसके अलावा ये मौसमी चीज़ों का कारोबार करते हैं। सार्फिन को डायरेक्ट जो सार्फिन को बराह रास्त चीज़ें फ़राहम करते हैं। तो बेसिकली ये इसकी नुमायाँ खसूसियात हैं। कम अज़ कम हमें 5 आनी चाहिए, सॉरी 4 हमें किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कम अज़ कम आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ख्वाजा फरोश या हेकस। ख्वाजा फरोश का मतलब होता है वो परचून फरोश जिनकी अपनी कोई मुश्किल दुकान नहीं होती, बल्कि वो गली मोहल्लों में चल फिर के अपनी चीज़ को फ़रोख्त करते हैं, उन्हें कहते हैं ख्वाजा फरोश यानी हेकर। तो बढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। ख्वाजा फरोश ऐसी छोटी परचून फरोश होते हैं जिनकी अपनी कोई मुश्किल दुकान नहीं होती। ये गली मोहल्लों में चल फिर कर अपना माल फ़रोख्त करते हैं। इस तरह माल फ़रोख्त करने में ज़्यादा अखराजात नहीं आते, जिसकी वजह से ख्वाजा फरोश निस्बतन कम कीमत पर अशिया फ़रोख्त करते हैं।
तो बेसिकली इनको ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त जो है नहीं करने पड़ते, क्योंकि इनकी कोई भी मुस्तकिल दुकान नहीं होती। ख्वाजा फरोश को हेकर भी कहते हैं और परचून फरोश को खोदा फरोश भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अमदाद बाहमी के स्टोर। तो अमदाद से ही समझ आ रही है, यानी ये कारोबार की अमदाद बाहमी का मतलब होता है अगर कोई भी कारोबार इस तंजीम के तहत काम कर रहा है, इसका मतलब इसका बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना नहीं बल्कि अपने अरकान की फलाह बहबूद करना होगा। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, ये स्टोर अमदाद बाहमी के असूल के तहत काम करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है स्टोर है अमदाद बाहमी का, तो इसका मतलब ये अमदाद बाहमी के असूल के तहत काम करते हैं। इसके मेंबर ही कारोबार के मालिक होते हैं, तो जो इसके मेंबर बने होते हैं वही इसके मालिक भी होते हैं। ऐसे कारोबार का बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना नहीं बल्कि अपने मेंबरान की फ़ायदा इक़्तिसादी और समाजी फ़ायदा देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेंडर से क्या मुराद है। तो बेसिकली टेंडर क्या होता है, अगर ख़रीदार मतलब सपोज़ किसी ने भी चीज़ ख़रीदनी है और उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन यानी मालूमात एक से ज़्यादा फ़रोख्त कार से चाहिए, तो इसका मतलब है वो अखबारात मैगज़ीन्स वगैरह में इश्तिहार देगा मुझे ये चीज़ चाहिए और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ यानी फ़रोख्तकार जो भी चीज़ ये बना रहे हैं जिनके पास ये चीज़ मौजूद है वो इसके बारे में मुझे सारी मालूमात दे दें। अब जो लोग वाकई अपनी चीज़ को फ़रोख्त करना चाहते हैं यानी फ़रोख्त कनींदगान जो होते हैं वो टेंडर को फिल करते हैं, उसमें माल की कीमत क्वालिटी हर बुनियादी इन्फॉर्मेशन के बारे में लिख देते हैं और ख़रीदार उससे चीज़ ख़रीदता है जिसने टेंडर में सबसे कम कीमत लिखी होती है। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, बाज़ औक़ात ख़रीदार एक फ़रोख्त कनींदगान से माल की फराहमी के लिए पेश तलब करता है, यानी वो ख़रीदार जो हैं वो एक से ज़्यादा लोगों से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो वो चीज़ ख़रीदना चाहता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर उसने यही कहा ख़रीदार कई एक फ़रोख्त कनींदगान से माल की फराहमी के लिए पेश तलब करता है और यानी वो जब इन मालूमात लेना चाहता है उसके बारे में ये टेंडर अमूमन अखबारात किसी मैगज़ीन्स में इश्तिहार देकर तलब किए जाते हैं। तो यानी तलब का मतलब होता है ज़रूरत, यानी ये मांगे जाते हैं ख़रीदार को चाहिए होते हैं फ़रोख्तकारों से जो चीज़ वो बना रहे होते हैं, तो इसके बारे में वो अखबारात मैगज़ीन्स वगैरह में बताता है जिसके मुताबिक तमाम दिलचस्पी रखने वाले ताजर यानी जो लोग अपनी चीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं वो अपनी शराइत माल की कीमत खतूत के ज़रिए से अरसाल कर देते हैं, अरसाल यानी भेज देते हैं, ख़त लिखते हैं और उसमें सारी बुनियादी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। माल की ख़रीद का हुक्म उस शख्स को दिया जाता है जो टेंडर में सबसे कम कीमत लिखता है। तो बेसिकली टेंडर फिल करने के बाद जो फ़रोख्तकार होते हैं वो खतूत वगैरह भेजते हैं, बुनियादी सारी मालूमात भेजते हैं। अब टेंडर में जिसने सबसे कम कीमत लिखी होती है तो उससे चीज़ जो है ख़रीदार ख़रीद लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नीलामगर। नीलामगर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर नीलामी के ज़रिए से अशिया की जो है फ़रोख्त होती है। पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, ऐसी दुकान जहाँ मुख्तलिफ़ अशिया बाज़रिया नीलामी फ़रोख्त की जाती हैं इसे नीलामगर कहते हैं और अशिया जो है उस शख्स को फराहम की जाती है जो बोली सबसे ज़्यादा लगाता है, यानी बोली स्टार्ट तो सबसे कम कीमत से की जाती है लेकिन अशिया जो है उस बंदे को फ़रोख्त की जाती है जो कि बोली सबसे ज़्यादा लगाता है और फ़रोख्त करने से पहले अशिया की नीलामी से पहले इसकी नुमाइश भी की जाती है, यानी जिस चीज़ की नीलामी करनी होती है उसकी पहले नुमाइश भी की जाती है ताकि फ़रोख्तकारों को अच्छे से ताकि ख़रीदारों को अच्छे से अंदाज़ा हो जाए जो वो चीज़ ख़रीदने वाले हैं जिसकी वो बोली लगाना चाह रहे हैं वो चीज़ तकरीबन कितने की है। तो बेसिकली यहाँ पर नीलामी से पहले चीज़ की नुमाइश भी की जाती है ताकि ख़रीदारों को अच्छे से अंदाज़ा हो चीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिलीवरी ऑर्डर जिसको तहसील का हुक्मनामा भी कहते हैं। तो बेसिकली डिलीवरी ऑर्डर या तहसील के हुक्मनामे का क्या मतलब होता है, अगर ताजर खुद माल ना उठाना चाहता हो यानी जिसने चीज़ जो है दरामद की है बाहर के मुल्क से मंगवाई है वो खुद नहीं उठाना चाहता तो वो एक काम के नाम डिलीवरी ऑर्डर जारी करता है। सपोज़ बच्चे हमारी चीज़ें आई हैं बाहर के मुल्क से, हम उसे नहीं उठाना चाहते, मतलब टाइम नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है हम जिस दस्तावेज़ के ज़रिए से किसी दूसरे को हुक्म देंगे कि तुम हमारी चीज़ जो है उठा लो, वहाँ से जाके बंदरगाह से रिसीव कर लो, इसका मतलब है उस दस्तावेज़ को उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डिलीवरी ऑर्डर यानी तहसील का हुक्मनामा। तो तहसील आप MCQs भी यहाँ बहुत आता है। तहसील का हुक्मनामा तहरीर करता है बंदरगाह पर मौजूदा माल का मालिक,
यानी जो माल का मालिक होता है असल में वही तहरीर करता है, लेकिन किसके नाम करता है, किसी भी काम के नाम, ताकि वो चीज़ को आसानी से बंदरगाह से रिसीव कर सके। तो बेसिकली यहाँ यही लिखा है, अगर ताजर खुद माल ना उठाना चाहता हो तो वो काम के नाम डिलीवरी ऑर्डर जारी करता है। जिस शख्स के पास ये हुक्मनामा मौजूद होता है वही माल उठाने का हकदार ठहरता है। यानी ज़ाहिर है अगर हम खुद नहीं उठाना चाहते, जिस भी शख्स के नाम डिलीवरी ऑर्डर यानी तरसील का हुक्मनामा लिखेंगे, इसका मतलब है वो माल उठाने का हक रखता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, घरेलू तिजारत की कितनी इकसाम है। घरेलू यानी मुल्की तिजारत की 2 इकसाम है, थोक फरोश और परचून फरोश। तो बेसिकली येलो में जो हाईलाइट किया गया है वो भी क्वेश्चन जो है लाहौर बोर्ड में आ चुका है। यही थे हमारे पास मुल्की तिजारत से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास गैर मुल्की तिजारत से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बैन अवी तिजारत, गैर मुल्की तिजारत, बैरूनी तिजारत। यानी ऐसी तिजारत जो दो मुततना के ममालिक के बाशिंदों के दरमियान में की जाए, जहाँ खरीदार और फरोख्तकार दो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखें, उसे कहते हैं बैन अवी तिजारत। और बैन अवी तिजारत की 3 इकसाम है, दरामदी तिजारत, बरामदी तिजारत और इंटरपार्ट तिजारत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दरामदी तिजारत। अगर अशिया और खिदमत दूसरे ममालिक, दर का मतलब होता है दरवाज़ा यानी मंगवाना, अंदर आना। अगर अशिया और खिदमत मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्क से मंगवाई जाए उसे कहते हैं दरामदी तिजारत। और बरामदी तिजारत, बर का मतलब होता है बाहर जाना, यानी अगर अशिया और खिदमत दूसरे ममालिक फ़रोख्त करके ज़र मुबादला यानी गैर मुल्की करेंसी कमाई जाए उसे कहते हैं बरामदी तिजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिल ऑफ लेडिंग यानी बहरी बिल्टी। बिल ऑफ लेडिंग को बहरी बिल्टी भी कहते हैं। बेसिकली अगर माल जो है बहरी जहाज़ के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो जहाज़रां कंपनी की तरफ से, यानी जो बहरी जहाज़ जिस कंपनी का होता है उस कंपनी की तरफ से जो रसीदें जारी होती हैं उसे कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग या बहरी बिल्टी। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, अगर माल बहरी जहाज़ के ज़रिए से, यानी हमने बहरी जहाज़ के ज़रिए से अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो इसका मतलब जहाज़रां कंपनी की तरफ से जो रसीद मिलेगी उसे कहेंगे बहरी बिल्टी या बिल ऑफ लेडिंग। यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन को लेंथी भी कर सकते हैं। बहरी बिल्टी यानी बिल ऑफ लेडिंग की 2 इकसाम है, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग और फाउल बिल ऑफ लेडिंग। अब हम पढ़ते हैं क्लीन बिल ऑफ लेडिंग का क्या मतलब होता है। नाम से ही पता चल रहा है क्लीन, यानी अगर जहाज़ का कप्तान जो है माल से मुकम्मल तौर पर मुतमिन हो, उसकी पैकिंग का मुआयना करने के बाद उससे मुकम्मल तौर पर मुतमिन हो, फिर वो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग लिखता है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, जहाज़ का कप्तान माल की पैकिंग का मुआयना करके बिल्कुल मुतमिन हो तो बिल ऑफ लेडिंग पर कुछ लिखे बगैर दस्तखत कर देता है, यानी वो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता। इसका मतलब है कि ये बात क्लियर हो जाती है कि चीज़ जो आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, जहाज़ का कप्तान चीज़ से मुकम्मल तौर पर मुतमिन है। इस बिल को क्लीन बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो फाउल। फाउल का मतलब होता है कि इसमें कोई ना कोई जो है एरर है, कुछ ना कुछ ऐसा जो यानी जहाज़ का जो कप्तान है वो इससे मुतमिन नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, अगर माल की पैकिंग से जहाज़ का कप्तान या मिजाज अफसर मुतमिन ना हो। ऊपर देखा जाए तो उसने कुछ भी नहीं लिखा, अपने दस्तखत कर दिए, लेकिन यहाँ पर वो इस चीज़ का जिक्र करते हुए कि जिस चीज़ से वो मुतमिन नहीं है उसका जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र बिल ऑफ लेडिंग में करता है, तो वो इसके बारे में उसमें जिक्र करता है जिसे कहते हैं फाउल बिल ऑफ लेडिंग। तो बेसिकली बिल ऑफ लेडिंग को देखकर ही पता चल जाता है, यानी जिस भी शख्स ने दरामद कनिंदा जो होता है उसको पता चल जाता है बिल ऑफ लेडिंग को देख के कि जो चीज़ आ रही है क्या वाकई वो बिल्कुल सही है या उसमें कोई जो है ख़तरा, या फिर वो चीज़ क्या जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके मुताबिक है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बिल ऑफ एंट्री।
बंदरगाह पर माल पहुंच जाने के बाद दरामद कनिंदा यानी माल खरीदने वाला खरीदार या एजेंट माल की मुकम्मल तफसील कस्टम काम को पेश करता है। तो बेसिकली माल बंदरगाह पर पहुंच जाने के बाद यानी दरामद कनिंदा जो है माल की मुकम्मल तफसील कस्टम काम को जिस दस्तावेज़ के ज़रिए से देता है उस दस्तावेज़ को कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। इसका मतलब है कि अगर वो बिल ऑफ एंट्री जो है कस्टम काम को जो है देता है तो इसका मतलब है उसको इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है, चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात होती है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल ऑफ साइट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दरामद कनिंदा को माल के बारे में बिल्कुल भी मालूमात हासिल नहीं होती, इसलिए वो कस्टम काम जो होते हैं जो उसकी चीज़ की हिफाजत कर रहे होते हैं यानी जो उसने दरामद की होती है उससे दरख्वास्त करता है कि आप खुद चीज़ का मुआयना कर लो, क्योंकि दरामद कनिंदा को इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो बेसिकली बिल ऑफ साइट जो है बिल ऑफ एंट्री के बिल्कुल उलट है। अगर दरामद कनिंदा माल की तफसील कस्टम काम को फराहम ना कर सके, बिल ऑफ एंट्री में उसने खुद फराहम की थी लेकिन बिल ऑफ जो साइट है उसमें वो उनसे मुआयने की दरख्वास्त करता है, यानी जिस दस्तावेज़ के ज़रिए से दरख्वास्त करता है कि मेरे पास चीज़ के बारे में मालूमात नहीं है, जो चीज़ मैंने ख़रीदी है उसके बारे में आप खुद मुआयना करो, क्या जो चीज़ मैंने मुआहदे में लिखी थी जो मंगवानी थी क्या वही चीज़ है या फिर नहीं। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, इससे दरख्वास्त करता है कि खुद माल का मुआयना करे। ऐसी तहरीर को बिल ऑफ साइट कहा जाता है। ऐसी सूरत में कस्टम काम दरामद कनिंदा के सामने माल का मुआयना करके बिल ऑफ एंट्री मुकम्मल करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जो कस्टम काम होते हैं वो खुद माल का मुआयना करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चार्टर पार्टी। तो बेसिकली एक ऐसी दस्तावेज़ जिस पर जहाज़ को किराए के पर लेने के मुतल्लिक मुआहदा लिखा होता है उसे कहते हैं चार्टर। चार्टर पार्टी जो होती है ये हमारे पास बेसिकली दो तरह की होती है, टाइम चार्टर और सफरी चार्टर। सफरी चार्टर का मतलब होता है जहाज़ अगर किसी ख़ास जो है सफ़र के लिए लिया गया, यानी बहरी जहाज़ अगर किसी ख़ास सफ़र के लिए लिया जाए, या फिर टाइम चार्टर का मतलब है कि अगर जो बहरी जहाज़ है किसी ख़ास वक्त के लिए लिया जाए। तो बेसिकली यही हमारे पास डेफिनेशन है और इसकी एग्ज़ाम है चार्टर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को तिजारती एतबारी ख़त कहते हैं, खाली एतबारी ख़त नहीं बल्कि तिजारती एतबारी ख़त कहते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, एक ऐसी दस्तावेज़ जो दरामद कनिंदा का बैंक बरामद कनिंदा के बैंक के नाम जारी करता है, जिसमें बरामद कनिंदा को इस बात का यकीन दिलाता है कि तुम मेरे गाहक के नाम जो भी बिल लिखोगे मैं उसकी रकम अदा कर दूंगा, उसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट यानी तिजारती एतबारी ख़त। सपोज बच्चे हमने बाहर के मुल्क से चीज़ें मंगवानी है, मतलब हम दरामद कनिंदा है, इसका मतलब है हम अपने बैंक को दरख्वास्त करेंगे कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट लिख दो, क्योंकि इसके ज़रिए से जिसने हमें चीज़ फ़रोख्त करनी है यानी बरामद कनिंदा जो है उसको वो मुतमिन हो जाएगा कि हाँ मुझे बैंक ने यानी बरामद कनिंदा के बैंक जो है ज़ाहिर है, या इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है, एक ऐसी दस्तावेज़ जो दरामद कनिंदा का बैंक बरामद कनिंदा के बैंक के नाम जारी करता है। इसका मतलब बरामद कनिंदा का बैंक उसे यकीन दिला देता है। यहाँ पर होता क्या है कि यकीन हो जाता है कि हाँ जो मैं चीज़ फ़रोख्त करने वाला हूँ, किसी दूसरे को बाहर बेचने वाला हूँ, उसके पैसे मुझे बैंक की तरफ से मिल जाएंगे। तो बाद में ज़ाहिर है जब बरामद कनिंदा को पैसे चाहिए वो बिल लिखेगा और उसकी अदायगी जो है बरामद कनिंदा का बैंक कर देगा। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी यही चीज़ बताती है, एक ऐसी दस्तावेज़ जो दरामद कनिंदा का बैंक बरामद कनिंदा के बैंक के नाम जारी करता है, जिसमें बरामद कनिंदा को इस बात का यकीन दिलाता है कि तुम मेरे गाहक के नाम जो भी बिल लिखोगे मैं उसकी रकम अदा कर दूंगा, और इसे लेटर ऑफ क्रेडिट को तिजारती एतबारी ख़त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेट नोट। फ्रेट बेसिकली फ्रेट को देखा जाए इसका मतलब होता है किराया। तो अब यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पर किराया भी शामिल होगा किसी चीज़ की कॉस्ट यानी किसी चीज़ की कीमत के अंदर। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, जब बिल ऑफ लेडिंग और मीट की रसीदें जहाज़ के कप्तान को पेश की जाती हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। तो जहाज़ का कप्तान बिल ऑफ लेडिंग पर दस्तखत करने के बाद एक कॉपी अपने पास रख लेता है, एक कॉपी बरामद कनिंदा को दे देता है। बरामद कनिंदा यानी जिसने बाहर के मुल्क जो है चीज़ भेजनी होती है, और बाकी और बाकी दो कॉपियाँ जहाज़रा कंपनी दरामद कनिंदा को इरसाल कर देता है, यानी दरामद कनिंदा को जो है वो दो कॉपियाँ भेज देता है। जहाज़ कंपनी का कोई बाइख्तियार अफसर इसकी अच्छी तरह पड़ताल करके किराए का बिल वगैरह तैयार करता है, जिसे फ्रेट नोट कहते हैं।
तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर चीज़ की कीमत के अलावा इसमें फ्रेट भी ऐड किया जाता है। यानी इसमें परफेक्ट ये इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि जो भी बेसिकली होता ये है कि जो फ्रेट ने नोट होता है ये बरामद कुनिंदा को मिलता है, लेकिन इससे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है बरामद कुनिंदा को कि मुझे चीज़ कितने में पड़ेगी जब वो मेरे मुल्क तक आएगी। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है जिसे फ्रेट नोट कहते हैं। ये नोट बरामदी ताजर को अरसाल किया जाता है, यानी हम जब बाहर के मुल्क चीज़ फरोख्त करेंगे इसका मतलब हम बरामद करिंदा है और हमें ये फ्रेट नोट दे के पता चलेगा कि ये इस जो है जो चीज़ हम भेज रहे हैं वो कितने की है, और वो किराया अदा करके तमाम दस्तावेज़ात हासिल कर लेता है। तो ज़ाहिर है इसमें जहाज़ का किराया भी शामिल हो जाता है, इसलिए वो जो किराया वो अदा करके तमाम दस्तावेज़ात हासिल कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है बेचिक, यानी ये एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जो फ़रोख्त कनिंदा यानी बरामद कनिंदा एक दस्तावेज़ तैयार करता है। बेसिकली अगर हम चीज़ फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है माल की तरसील। तरसील का मतलब होता है भेजने के बाद। फ़रोख्त कनिंदा यानी बरामद कनिंदा एक दस्तावेज़ तैयार करता है जिसे बेचिक कहते हैं। तो हमने माल भेज दिया, इसका मतलब उसके बाद हम दस्तावेज़ जो तैयार करेंगे उसे कहेंगे इनवॉइस यानी बेचिक। उसमें क्या लिखा होता है, माल की मिकदार, यानी जो हम चीज़ आपको भेज रहे हैं उसकी मिकदार कितनी है, मियार उसकी क्वालिटी कैसी है, नर्ख मतलब उसमें किराया वगैरह कितना शामिल है, माल की कुल कीमत, क्योंकि कीमत तो बेसिकली वो होती है जो किसी चीज़ के ऊपर लिखी होती है, लेकिन उसके अंदर हमने ज़ाहिर किराया भी डालना है, और कीमत के अदायगी का तरीक़ाकार जिसमें हम दरामद कनिंदा को बताते हैं कि आपने हमें पैसे किस तरह से अदा करने हैं। तो एक बात नहीं भूलनी, इनवॉइस यानी बेसिक जो है वो बरामद कनिंदा यानी फ़रोख्त कनिंदा की तरफ से जो है ये दस्तावेज़ लिखी जाती है और इसमें ये तमाम बुनियादी बातें लिखी होती हैं, और ये माल की तहसील भेजने के बाद जो फ़रोख्त कनिंदा है वो ये दस्तावेज़ तैयार करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गैर मुल्की तिजारत में FOB से क्या मुराद है। इसका FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। तो पढ़ते हैं हमारे पास यहाँ क्या लिखा है। FOB ऐसी कीमत होती है जिसमें असल कीमत के अलावा माल बंदरगाह तक पहुँचाने, यानी सिर्फ चीज़ की कीमत नहीं बल्कि माल बंदरगाह तक पहुँचाने और जहाज़ पर रखवाने के अखराजात भी शामिल होते हैं। तो इसमें चीज़ की कीमत भी शामिल होती है, माल बंदरगाह तक पहुँचाने और जहाज़ पर रखवाने के अखराजात भी इसमें शामिल होंगे। तो बेसिकली FOB जो है एक कीमत होती है जिसे कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अडेंट की तारीफ़। तो बेसिकली अडेंट को इस्तफसारनामा यानी दरियाफ्ती ख़त भी कहते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है अडेंट में और दूसरे ख़त यानी इस्तफसारनामा जिसको हम दरियाफ्ती ख़त भी कहते हैं। अडेंट जो होता है ये दो मुख्तलिफ तरह के ममालिक से ताल्लुक़ रखता है, यानी ये बैनुल अक़वामी तिजारत में इस्तेमाल होता है। इसमें ख़रीदार और फ़रोख्तकार दो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पढ़ते हैं हमारे पास यहाँ क्या लिखा है। तिजारती मालूमात के हसूल के लिए गैर मुल्की ताजर यानी बरामद कनिंदा जो माल भेजने वाला है इसको अडेंट भेजा जाता है, जिसमें माल की दरामद का इरादा ज़ाहिर करके तमाम ज़रूरी मालूमात मसलन माल की कीमत, मियार, रकम की अदायगी, माल की रवानगी का तरीक़ाकार वगैरह दरियाफ्त किया जाता है। अडेंट में इस्तफसार नामा और हुक्मनामा दोनों की खसूसियात होती हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास अडेंट होता है ये जो है दरियाफ्ती यानी हम इसे कहते हैं इस्तफसारनामे का मतलब होता है दरियाफ्त करना। अब इसका मतलब है ख़रीदार और फ़रोख्तकार यानी दरामद कनिंदा और बरामद कनिंदा में से कौन सा बंदा अडेंट लिखेगा। तो अडेंट यानी पूछना, इसका मतलब ख़रीदार यानी दरामद कनिंदा, ये जो है दस्तावेज़ दरामद कनिंदा की तरफ से बरामद कनिंदा को लिखी जाती है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। यहाँ पर MCQs भी आता है अडेंट को कौन कबूल करता है। तो अडेंट को बेसिकली बरामद कनिंदा कबूल करता है क्योंकि ये लिखा जाता है दरामद कनिंदा की तरफ से। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है गैर मुल्की ताजर को अडेंट भेजा जाता है जिसमें माल की दरामद का इरादा ज़ाहिर करके तमाम ज़रूरी मालूमात मसलन माल की कीमत में। तो बेसिकली जो है दरामद कनिंदा यानी हमने चीज़ खरीदनी है तो हमने उसको भेजा था ये वाला ख़त और ये वाली दस्तावेज़, और हम उससे माल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं जो हम चीज़ खरीदने का इरादा रखते हैं। तो दरामद कनिंदा का मतलब होता है ख़रीदार और बरामद कनिंदा का मतलब होता है फ़रोख्तकार यानी फ़रोख्त कनिंदा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम यहाँ पर अडेंट की इकसाम भी लिख सकते हैं, खुला अडेंट और बंद अडेंट। तो खुला अडेंट क्या होता है,
अब इसका मतलब है अगर हम बाहर के मुल्क से चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और हम जो है खुला डेंट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने सारे मामलात मतलब कारोबारी मामलात जितने भी हैं वो हमने बरामद कुनिंदा पर छोड़ दिए हैं। अगर एडेंट में माल की कीमत या मेयार वगैरह के बारे में कुछ तय करने की बजाय, यानी तय कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ बरामद कुनिंदा की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाए। यानी यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे हम जो आपसे चीज़ खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत इतनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं कहा, जस्ट हमने बरामद कुनिंदा पे छोड़ दिया, तो उसे खुला डेंट कहते हैं। और बंद डेंट का मतलब होता है हमने सारी इन्फॉर्मेशन, यानी दरामद कुनिंदा ने सारी इन्फॉर्मेशन बरामद कुनिंदा को बता दी है। अगर माल की कीमत मेयार दूसरे अवामिल के बारे में तमाम बातें पहले से ही दर्ज कर दी जाएँ तो ये बंद एडेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स शिप प्राइस। बेसिकली एक्स शिप का मतलब होता है जहाज़, बहरी जहाज़। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। प्राइस का मतलब होता है कीमत। जैसे हमने पीछे पढ़ा FOB, वो भी एक कीमत होती है, तो ये भी एक किस्म की कीमत होती है। इससे मुराद ऐसी कीमत होती है जिसमें माल की तरसील, यानी अगर हम माल बाहर के मुल्क भेजना चाहते हैं तो माल की तरसील, बंदरगाह का टैक्स, जहाज़ का किराया, इसका मतलब हम भेजना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है हम क्या करना चाह रहे हैं, बरामद करना चाह रहे हैं, तो उस पर जो ड्यूटी लगेगी उसे कहेंगे बरामदी ड्यूटी। माल को खरीदार की बंदरगाह तक पहुंचाने के जिस कदर भी अखराजात उठाते हैं वो एक्सशिप प्राइस में शामिल होते हैं। यानी जब हम बाहर के मुल्क चीज़ भेजना चाह रहे हैं उसमें माल की कीमत के अलावा बंदरगाह का टैक्स, जहाज़ का किराया और ज़ाहिर बरामदी ड्यूटी, यहाँ तक कि जो दरामद कुनिंदा है, जो ख़रीदार है, उसकी बंदरगाह तक पहुंचाने के जितने भी अखराजात आएंगे वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। तो यही है हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।